नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड और सिल्वर ने आखिरकार कई हफ्तों से चल रही अपनी रेंज को तोड़ दिया है। करीब 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद दोनों कीमती धातुएं अब अपनी ऊपरी स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ ब्रेकआउट है या फिर नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है। क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर मुनाफा वसूली का इंतजार करना बेहतर होगा। इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं IAJGF से नितिन केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुमित जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा यही है कि हम दोनों ने सर आज रेड पहन रखा है लेकिन मार्केट ग्रीन में है, क्या वजह है सर? नहीं सर, मेरा वो करीना कपूर वाला पिंक है। अच्छा, ओके। क्या वजह है सर मार्केट में तेजी की? गोल्ड और सिल्वर दोनों अपने ऊपरी 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं सर। सुमित जी देखिए, 3 कारण है आज की तेजी के। पहला कारण यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हुई है। दूसरा कारण की अगर मैं बात करता हूं तो सुबह चाइना से जो ट्रेड बैलेंस का डेटा आया है आज, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव डेटा इन टर्म्स ऑफ चाइना। और जब भी चाइना से इस तरह के डेटा आते हैं जहाँ ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो, तो हम देखते हैं कि बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर एक अच्छी तेजी बनती है। और तीसरा कारण अगर मैं बात करता हूं तो चूंकि आज शाम को नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, और अगर हम पिछले महीने के डेटा को देखें तो एक कंसेंसस थे कि 85,000 के आसपास जो है वो न्यू जॉब्स ऐड हुई होंगी। लेकिन इस बार ऐसा डाउट किया जा रहा है कि जिस तरह से एडीपी डेटा आया है, या फिर मान लीजिए जिस तरीके से जॉब्स की जॉब ओपनिंग आई है या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लेम्स आए हैं, उनको देखते हुए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस बार ये 50,000 से नीचे आ जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो ये जो डर है ये अब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बेस में बड़े ट्रेडर्स के बीच में आ चुका है, जहां पे सबको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस रखने में एक टेंशन ये रहती है कि कहीं भी कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर आया तो उस केस में ऐसा ना हो कि ये जो $60 की चांदी है ये कल 120 हो जाए, 150 हो जाए, तो शॉर्ट की पोजीशंस को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होता है सुमित जी, कि यहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशंस कवर करते हैं और साथ साथ जो उन्होंने ऑप्शंस में पोजीशन बना रखी है, सपोज मान लीजिए उन्होंने कॉल जो है वो 62 65 की कॉल्स उन्होंने बेच रखी है, वो उन कॉल्स को भी कवर करने जाते हैं। जब वो उन कॉल्स को कवर करने जाते हैं तब यहाँ पे एक एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस मार्केट मेकर ने उनको उनके कॉल ली होती है उसने डेल्टा हेजिंग फ्यूचर्स सेल करके की होती है। तो अब वो उसको भी उसके साथ में फ्यूचर्स को बाय करना पड़ता है। तो इसको बेसिकली गामा स्क्वीज बोला जाता है। तो इस तरह का गामा स्क्वीज चाहे वो अपसाइड में बने चाहे डाउनसाइड में बने, जब भी वो इस तरह का गामा स्क्वीज बनता है तो वो जनरली एक ट्रेंड चेंज की भी शुरुआत कर देता है, क्योंकि उसमें फिर आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस के, वो भी ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर प्योर एज अ ट्रेडर मैं जब आज के पूरे मूवमेंट को डिकोड करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा पिक्चर सामने आ रहा है कि ये एक तो गामा स्क्वीज है और दूसरा एक शॉर्ट कवरिंग है। तो शाम का डेटा 6 बजे आज अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट 4.4% से ऊपर आ जाता है और 50K के नीचे जो है वो नए जॉब्स आते हैं, तो फिर आप देखिएगा शाम तक शायद हमें 67 68 के भी प्राइसेस जो है वो देखने को मिल जाए। व्यू तभी निगेट होगा अगर जॉब्स न्यू जो ऐड हुई हैं ये 1,30,000 1,20,000 के ऊपर जाती हैं। सुमित जी, ओके, मतलब वेट करना चाहिए फिलहाल अमेरिकी US से जो जॉब डेटा आने वाले हैं उसका। उससे पहले तब तक वही वाली कहानी है जो आपने कहा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन सर इसके बीच एक और है सर, डर के आगे जीत है। क्या सर जिन्होंने 1,40,000 पे डर डर के खरीद लिया वो जीत गए हैं अब? देखिए ये तो जब हमने 2 हफ्ते पहले का प्रोग्राम किया था तब भी मतलब व्यू बड़ा क्लियर था कि अब अगर नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, अब अगर नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ठीक है। और जो अब नहीं लेंगे वो $4,500 पे लेंगे। तो वो एक बहुत क्लियर था कि जिन्होंने उस समय डर के आगे जीत है का माहौल में कदम आगे बढ़ाया तो वो आज एक अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग रह गए उनके लिए अब एक सीख ये है कि आप अब मत फंसिए, अब आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर मत रहिए। क्योंकि अगर अब आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर एंटर कर गए और शाम का डेटा 1,20,000 से ऊपर आ गया, 3.8% के नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गई, तो फिर आप ध्यान करिए कि जून में जो पिक्चर चेंज हुई थी, जब हम $4,600 के बीच में ट्रेड कर रहे थे और वहां से जब हम गिरना शुरू हुए और $4,000 तक आए थे जून के महीने में, तो वो इसी जॉब डेटा से शुरू हुई थी जब माहौल इसी तरह से ऑप्टिमिज्म का बना हुआ था। तो अब जो है मतलब डर के आगे जीत है, वो $4,000 पे 2 हफ्ते पहले था। आज की सिचुएशन में डरना जरूरी है। ओके, आज के सिचुएशन में थोड़ा सा डरना जरूरी है। लेकिन सर गोल्ड ने एक अहम रेजिस्टेंस पार कर लिया है, तो अब सर अगर यहाँ से देखें तो सपोर्ट और अहम रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, अगला टारगेट कहाँ देख पा रहे हैं? अगर आप मतलब US से जो डेटा आने वाला है
वो अगर एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कमजोर आए, अगर कमजोर रहा डेटा, तो फिर कहाँ तक आप देख रहे हैं गोल्ड को? देखिए 1,50,000 का M6 में रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस कर लिया है, नो डाउट। लेकिन स्पॉट गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, तो अभी भी जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो $4,305 के आसपास आ रहा है। तो जब तक ये 4,305 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि बुलिश सेंटीमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 4,305 के ऊपर आपके बुलिश सेंटीमेंट बनने शुरू होंगे और फिर वहां पे हम फ्रेश बाइंग बनते हुए देखेंगे, जो गोल्ड को 4450 और $4,500 तक ले जा सकते हैं। फ्रेश ट्रेड अभी भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। 4260 4250 तक आता है, वहां पे आप 4180 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए, 4305 के ऊपर ऐड करिए और 4450 $4,500 तक आप इसको आते हुए बनते हुए पोजीशन को देख सकते हैं। ओके, मतलब सर अभी खरीदारी थोड़ी रोक देनी चाहिए, जब डिप्स हो तभी एंट्री लेना बेहतर होगा। हाँ, या तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लीजिए, नहीं तो डिप्स पे एंट्री ले लीजिए। ओके, और सिल्वर में सर क्या देख रहे हैं? जिस तरीके का ब्रेकआउट है उस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? सिल्वर में आगे का टारगेट क्या हो सकता है? सिल्वर में सुमित जी बहुत महत्वपूर्ण लेवल था 2,31,500 2,32,000 का, और इसको आज चांदी ने क्रॉस किया है और काफी समय बाद क्रॉस किया है इसको। तो जिस तरह से चांदी नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6550 66 तक के लेवल्स जो है वो हमें आज शाम तक देखने को मिलने चाहिए, जिस तरह का मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। और चांदी के लिए खास तौर पे बात आप ध्यान रखिए कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना का जब जब ट्रेड डेटा पॉजिटिव आया है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, तब तब चांदी में कम से कम 8 से 10% का अपसाइड आया। और अभी इसी के साथ में चाइना ने इस हफ्ते लूज मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करी है। तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि ब्याज दरें जो है वो नीचे के लेवल पे चाइना के अंदर रखी जाएंगी। तो यानी आपका हॉकिश चाइनीज आउटलुक का नजरिया जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे केसेस में बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इसके साथ में अगर आप कॉपर और जिंक को देख लीजिए, तो कॉपर और जिंक का भाव कितना बढ़ गया है आज, 1380 1390। मतलब सीरीज की जब स्टार्ट हुई थी तब हम जब 1380 1390 की बात कर रहे थे, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि 1380 1390 का भाव कॉपर में आ जाएगा और या 390 का भाव जिंक में आ जाएगा। तो आज 395 96 का भाव जिंक में। और सिल्वर जो है वो दोनों ही मेटल्स की रिफाइनरीज का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सिल्वर का जो ओर निकलता है वो कॉपर और जिंक की बेसिकली जो माइंस है उसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में निकलता है। तो जो बेस मेटल में तेजी आई है उसका प्रदर्शन अभी सिल्वर के अंदर बाकी है। तो जब तक वो सिल्वर के अंदर नहीं आ जाता है, तब तक हम ये कहेंगे कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। और बहुत समय बाद 62 60, मतलब अगर आप जुलाई के महीने को पूरा देखें तो 3 पॉजिटिव खबरें आई थी। जॉबलेस मतलब सॉरी जो जॉब डेटा आया था नॉन फॉर्म पेरोल का, वो पॉजिटिव आया था। रिटेल लेवल पे जो है इन्फ्लेशन अच्छी आई थी। होलसेल लेवल के इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है वो अच्छे आए थे। लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान करिए 62 के ऊपर सिल्वर सस्टेन नहीं कर पाई थी। और आज जिस तरह से 62 के ऊपर सस्टेन कर रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि पिच के ऊपर एक तरफ हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। ओके, चंचल हुआ मन मेरा तेरे इश्क में। क्या लग रहा है सर, चाइना के डेटा के इश्क में सिल्वर चंचल हो गया है? सर अभी ये इश्क वाली बात है तो वो अभी तो गाना वो वाला बज रहा है, ये इश्क हाय जन्नत दिखाए। राइट। क्या लग रहा है सर यहाँ से मतलब सिल्वर में जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से क्या निचले स्तर पर भी निचले स्तर के लिए रुकना चाहिए खरीदारी के लिए, अगर जो नए फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? सर कैरिड मत होइए, मेरा मानना है कैरिड नहीं होना चाहिए। फोमो जो होता है वो 99% मतलब 1% किस्मत होती है। फोमो में आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा 231 230 के लेवल्स आते हैं वहां पे आप बाय करके चलिए। अब 220 का और 218 का ये जो दो लेवल्स हैं, इसके आसपास हम देखेंगे चांदी का जो बेस है वो अब बन जाना चाहिए। तो 220 के आसपास चांदी का बेस बन जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पर्टिकुलर चांदी जो है वो 240 के आसपास चली जाएगी। फिर भी इसको देखते हुए नेक्स्ट वीक मुझे 11-12 तारीख के आसपास जो डेटा आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक रिस्क लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो डेटा के आसपास हमें चांदी और सोने में दोनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहां पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। मगर अब क्योंकि आप देखिए 2 महीने से मैं कंटिन्यूअस एक ही बात बोल रहा हूँ कि भले ही आप उस समय रेंज दे रहे थे कि नीचे में $4,000 है, ऊपर में $4,200 है, और कंटिन्यूअस एक ही बात बोल रहे थे कि इस बाजार में शॉर्ट नहीं करना है। इस बाजार में शॉर्ट अगर आप करोगे तो जब ट्रैपिंग होगी तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो सुमित जी आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो पिछले 4 दिन में उसको निकलने का जो है मौका नहीं मिला है इस बाजार से। तो और इसका एक दूसरे तरीके से भी आपको समझना पड़ेगा। एक इवेंट हुआ है अभी पिछले हफ्ते में या इस हफ्ते में ही, उसमें हमने देखा कि जापानीज गवर्नमेंट ने या जापानीज बैंक्स ने जो है वो डॉलर यूएस ट्रेजरीज बेची बिकॉज दे वांटेड टू
सपोर्ट देयर करेंसी। राइट। अब जब यूएस ट्रेजरी अगर बिकनी शुरू हुई तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक बड़ा रिस्क जो है वो खड़ा हो गया यूएस के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस जो है यूएस की ट्रेजरीज बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाए। यूएस ने बोला कि ठीक है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट जापानीज। अब आप याद करिए, अकॉर्ड समझौते के पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ना बाद में हुआ। राइट। अकॉर्ड समझौते के अंतर्गत ही ऐसा हुआ था। अब अकॉर्ड समझौते में ये हो गया। अब यहाँ पे यूएस ने क्या किया, बोले हम यूरो बेचेंगे ताकि हम येन को बचा सके। राइट। वर्ल्ड का 70% फॉरेक्स का जो धंधा है, उस धंधे के ऊपर आप देखिए तीनों करेंसीज रिस्क में आ गई एक दूसरे अपने आप को बचाने के लिए, यूरोपियन, यूएस और जापान। 70 से 75% फॉरेक्स का धंधा इसमें होता है। यानी फिर अगर आप पिछले अगस्त में लौट के चले जाएं तो जो गोल्ड की रैली शुरू हुई थी वो क्यों शुरू हुई थी कि फिएट करेंसीज के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा था, इसीलिए तो रैली शुरू हुई थी। जब भी फिएट करेंसीज के ऊपर ट्रस्ट कम होगा क्या होगा, आप गोल्ड खरीदोगे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही है कि फिएट करेंसीज के ऊपर ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि सितंबर में हम ये कहते हैं 100% आप मान लो रेट हाइक हो जाएगी, ठीक है, बाजार नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, आप किसी को डरा रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ के पीटूंगा पीटूंगा पीटूंगा, तो वो डर कब तक रहेगा, जब तक आप उसको पीट नहीं लोगे। जब आप उसको पिटाई कर दोगे तो उसका डर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप 100% रेट हाइक कर लीजिए, 15 सितंबर तक मैं कहता हूँ बाजार नीचे आ गया, 20 सितंबर तक नीचे आ गया। लेकिन जिस तरह से फिएट करेंसीज के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, तो वो जो हमारे गांव में कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वो लौट के तो फिर जो है वो आपको गोल्ड की तरफ आना ही पड़ेगा। और 20-25 सितंबर के बाद आप देखिएगा कैसे गोल्ड के भाव बढ़ने शुरू होते हैं, और नवंबर दिसंबर में वापस यही फोमो क्रिएट होगा जब गोल्ड के भाव वापस $5000 के आसपास जाएंगे। सुमित जी, ओके, मतलब सर अगर रेट हाइक होता है तो उसके बावजूद भी गोल्ड की कीमतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सुमित जी, 15 सितंबर को अगर रेट हाइक होता है, नोट माय वर्ड्स की 1 अक्टूबर के बाद आप देखोगे कि वापस तेजी जो है बनना शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट की खूबसूरती ये होती है कि वो हर इवेंट को पहले ही प्राइसिंग कर देते हैं, बाद के प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं बचता। एक इवेंट है जो पिछले 5 साल में मैंने देखा है जो प्राइसिंग नहीं हो पाया था, वो था 17 जून 2026 की फेड मीटिंग, जिसमें केविन वॉश की वो पहली मीटिंग थी। और केविन वॉश ने आके ये बोल दिया कि आज के बाद फेड का जो फॉरवर्ड गाइडेंस देने का धंधा है वो बंद, हम खुद मार्केट से गाइडेंस लेंगे, हम मार्केट को गाइडेंस नहीं देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 17 जून को पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी जुलाई के एंड में दूसरी मीटिंग हुई। जुलाई मीटिंग में उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, जबकि बाजार का 30% हिस्सा ये मान रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। उसके बाद भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, क्योंकि यूएस 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड अगर आप देखोगे तो पिछले मल्टी डिकेड्स की हाई पे जो है वो पहुंच चुकी है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है तो आज जो एनबीएफसीज है, मॉर्गेज कंपनीज है, उनको अगले 2-1 महीने में तो अपने ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी ना बाजार में। तो मतलब मैं नहा के भी आ गया और सूखा का सूखा भी रह गया। ओके, सर अमेरिका पर जो कर्ज है वो किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है सर गोल्ड पे? देखिए $40 ट्रिलियन का कर्ज है आज की डेट में। उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उनके डिफेंस बजट से ज्यादा हो चुका है। तो ये डेफिनेटली रिस्की है बाजार के लिए। मगर आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, आज भी $100 के नीचे उन्होंने अपने गोल्ड को वैल्यू कर रखा है। 5000 टन गोल्ड जो वो होल्ड करते हैं, वो डेट को खत्म करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन वो मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर खाली उनको एक छोटी सी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, निक्सन के बाद जो हुई नहीं है। तो जैसे ही वो एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे, पूरा का पूरा डेट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी वो जिस दिन भी ऐसा करेंगे, गोल्ड में 20% की तेजी आ जाएगी। तो आज नहीं तो कल यूएस को ये काम करना ही करना पड़ेगा, जहां पे जितना भी गोल्ड उनकी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है उसको उन्हें अपने आज के भाव में एडजस्ट करना पड़ेगा। और द मोमेंट दे डू इट, उनकी लायबिलिटी जीरो हो जाती है। ओके, दुनिया भर के साथ सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग की जा रही है। साउथ कोरिया पिछले वीक में इसी वीक में रिपोर्ट आया था कि साउथ कोरिया के बैंक की तरफ से भी 13 साल बाद गोल्ड की बाइंग की गई है। क्या सर यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड 2 लाख पार पहुंच सकता है? सुमित जी, देखिए इस बात को मैं समझना होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं 2022 के बाद से, जब से रशिया का जो पेमेंट था वो यूएस ने रोका था। तो जितने भी दो देश यूएस ट्रेजरी होल्ड करते हैं, उनको लगता है कि हमें अपने आप को हेज करने के लिए गोल्ड चाहिए ही चाहिए, बिकॉज गोल्ड क्वांटिटी को नहीं, आपके एसेट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप एक बात बताइए, मुझे अगर गोल्ड लेना है और कंटिन्यूअस बेसिस पे लेना है, तो वो तो जैसे मैंने अभी पीछे आपको बोला कि फाइनेंशियल मार्केट की खूबसूरती होती है कि वो हर एक इवेंट को पहले ही प्राइसिंग कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स की 2027 तक की बाइंग है, वो मार्केट में फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुकी है। बाजार में जो हमेशा तेजी आती है ना सर, ये तब आती है
जब फैमिली ऑफिसेस, रिटेल, एचएनआई ये जब एंटर करते हैं, और ये जब एंटर करते हैं तो इनको जब बेचने के लिए हमें किसी ना किसी स्टोरी की जरूरत पड़ती है कि भाई ओके हमें कोई स्टोरी चाहिए। तो वो स्टोरी बनती है कि भाई देखो सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं, जब सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे। चांदी की बैटरियां इतनी बन जाएगी, बैटरियों में चांदी इतनी लग जाएगी कि चांदी जो है वो खत्म हो जाएगी। 2007 में हमने पहली बार सुना था कि जिंक जो है वो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, 20 साल हो गए आज तक तो जिंक खत्म नहीं हुई। तो इस तरह की स्टोरीज ना हमेशा रिटेल्स के लिए, जब वो लास्ट एंड ऑफ द रैली होता है और जब वो आता है, जब भाव एक्सपोनेंशियल भागना शुरू होते हैं, ये स्टोरीज जो है उनके लिए होती है। एल्स जो सेंट्रल बैंक है उसका तो काम ही है गोल्ड को बाय करना, तो वो गोल्ड को अपने आप को हेज करने के लिए बाय करेगा ही करेगा, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फैक्टर्ड इन। ओके ठीक है सर। लेकिन सर अगर मौजूदा सिनेरियो को देखें तो आपको क्या लगता है कब तक 2 लाख पार हो पाएगा गोल्ड? देखिए, गोल्ड को 2 लाख पार होने का मतलब होता है सर 30% की तेजी, ठीक है। अब अगर आप लास्ट ईयर 2025 को निकाल दीजिए तो 30% का अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट ही हार्डली कोविड के बाद कभी आता है। तो गोल्ड एज अ करेंसी अगर आप लेते हो तो मेरा मानना है कि 12 से 15% का जो मूवमेंट होता है ये काफी हेल्दी होता है, और इस साल का एवरेज प्राइस अगर आप लेते हो तो 1,40,000 होता है। तो मेरा मानना है कि अपर साइड में 170, 172 इस साल में, और अगले साल शायद हम देख पाए तो देख पाए 2 लाख का भाव। क्योंकि अब आप समझिए, आप आपकी करेंसी भी 100 के आसपास पहुंच रही है, और 100 के आसपास आप पहुंचोगे धीरे धीरे करके। आपके 4 या 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, तो इसका एक तो महंगाई पे असर पड़ेगा देश के अंदर। तो भारत में अब करेंसी का भी जो डेप्रिसिएशन है वो आप इतना स्ट्रांग नहीं देखोगे, और इसका दूसरा एक मनोवैज्ञानिक भी असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है मतलब जो विपक्षी पार्टियां वो इसको भुनाने की कोशिश करेंगी, रुपया जो है वो आईसीयू में चला गया। तो जो अभी पिछली रैली में हमने देखा कि एक रूपी डॉलर का भी एक सपोर्ट था, कि रूपी डॉलर भी तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा था, जिसकी वजह से हम एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में एक डबल मतलब दिन दूनी रात चौगनी तेजी देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि 2 लाख का लेवल अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा शायद 1.5 साल का समय लग सकता है या 2 साल का समय लग सकता है। उस समय के दौरान जो है हम 2 लाख का लेवल जो है वो देख सकते हैं। ओके 2 लाख के लेवल में थोड़ा सा समय लग सकता है। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा, अगर वीकली क्लोजिंग मौजूदा इस तरह के ऊपर होती है तो सर नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट क्या रखें? आज 65-50 के ऊपर की क्लोजिंग आती है चांदी में, ठीक है। अगर 65-50 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, अगले वीक 62 और 61 के लेवल, 60 के लेवल पे बाइंग करके चलिए। 58-50 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रखिए 68 से 70 के बीच का। और गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड में अगर आज क्लोजिंग 4330 के ऊपर आती है तो गोल्ड को आप बाय करके चलिए। नीचे में स्टॉप लॉस 4180 के नीचे लगाना है। सेकंड एंट्री आपको करनी है 4240-50 के आसपास। नेक्स्ट वीक में फिर आप 4400-4500 टारगेट रख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे एक बात कहूंगा कि 12 तारीख को जो इन्फ्लेशन का डेटा है उस दिन अपनी पोजीशन कृपया करके जीरो रखिए। उस दिन मुझे लगता है कि शायद एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, मतलब मौजूदा स्तरों पर ध्यान में रख करके ट्रेड करें और स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। सर पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर क्या है सर? हाँ, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जैसा हमारा लॉन्ग टर्म में चूंकि सिल्वर में एक 3-3.25 लाख का टारगेट चल रहा है दिसंबर के लिए, तो उसी टारगेट को लेके मेरी अपनी पर्सनल पोजीशंस भी बनी हुई है सिल्वर में, और वो एमसीएक्स के अंदर भी बनी है और ईटीएफ के अंदर भी बनी हुई है। यानी मैंने एमसीएक्स और ईटीएफ दोनों जगह मेरी पर्सनल सिल्वर भी लेके रखी हुई है। प्लस मैंने जो भी व्यूज या जो भी टारगेट लेवल्स दिए हैं इस शो के दौरान, वो हमारे क्लाइंट्स को, फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी ऑलरेडी शेयर्ड है। और अगर आप इस प्रोग्राम को देख के कोई मन बना रहे हैं या मानस बना रहे हैं जहां पे आप उसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और रिस्क मैनेजर की सलाह लेके ही करें। यानी पूरा सार डिस्क्लेमर का यही है, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। ओके थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।